नमस्कार, मैं पूर्वांचल न्यूज़ नेशन से रोहित शर्मा। आज हम वार्ता करने जा रहे हैं भारतीय किसान संघ परिसंघ के राष्ट्रीय सचिव हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी विभिन्न समय में किसानों के आंदोलन, उनकी समस्याओं और देश में उनकी महती भूमिकाओं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और किसानों के सवाल को उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के समक्ष रखे हैं और किसानों की समस्याओं को हल करने की दिशा में कई अनेक कदम उठाए हैं। तो हम आज बात करेंगे हर्षवर्धन भारद्वाज जी से कि उन्होंने सारे काम किस प्रकार किए और किसानों को किस तरह मदद मिल सकी, आज किसानों की समस्याएं क्या है और इन समस्याओं को दूर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हर्षवर्धन भारद्वाज से। हर्षवर्धन जी, आप विभिन्न समय में आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप आंदोलन के मामले में किसान मूवमेंट में कैसे जुड़े। जब ये तो हम लोग इस संस्था से जब जुड़े थे तब था कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसको संसद के सांसदों के समक्ष ये लाना है ताकि हमारे लिए बेहतर पॉलिसी बने। और ये यात्रा वहाँ से शुरू हुई है, 2 दशक के करीब अब होने को आए और बहुत सारी चीज़ों का उसमें निवारण हुआ। कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो किसानों से मिलते थे। नरसिंह राव सर के समय फाइनेंशियल रिफॉर्म शुरू हुआ, उसके बाद सही मायने में कृषि में बदलाव आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ। आज वो नहीं भी हैं, लोग उनको याद कर रहा है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लोगों को वो एमएसपी का गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे। और जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद वो ना तो उसकी तरफ कोई कदम उठा और न ही जो वाजपेयी जी ने रियल टाइम रिफॉर्म शुरू किए थे उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। उनका इंटेंशन शुरू से ये नहीं रहा कि किसान का भला हो जाए, वो बस जो है वो सबके सामने है ना। उनका एक भी बात एग्रीकल्चर में, और अगर मैं अपनी बात के दावे में एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, गुजरात में तो लगभग 3 दशक से एक सरकार है, 1 दशक से तो समझिए कि डबल इंजन की सरकार है। तब गुजरात के किसान 4थे से 11वें पोजीशन पे आ गए आमदनी में। इसका मतलब है कि आपकी नीतियाँ गलत थी, आपके सारे एक्सपेरिमेंट आपके होम स्टेट में ही फेल हो गए। समस्या वहाँ नहीं है। समस्या दूसरा एक बात फैला देते हैं कि किसान दीनहीन है, सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी नहीं मिलता। आप देखिए, भारत ही सरकार कह रही है कि 320 मिलियन फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, फल सब्जी दूध अनाज जितनी भी चीज़ें हैं। अगर इसको एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम मूल्य, न समुचित न उचित, ये भी नहीं है कि वो उससे किसान को ये, उस पर भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 48 से 52 लाख करोड़ का आता है। खाली फल सब्जी दूध अनाज किसान का उत्पाद, और देश का जीडीपी 26 लाख करोड़ है। ये आज तक समझ के पड़े है। और किसान को दाम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज की दिशा में कोई पूछिए तो सरकार की न तो प्रगति है, न कोई ऐसी योजना भी है कि हम स्टोरेज को, अगर किसान अपने उत्पाद को रखता है गोडाउन में तो क्या होता है कि जितना रखा है उसका लगभग 80% उसको आगे फसल के लिए एडवांस मिल जाता है, वो एक कोलेट्रल हो गया। तो जिस चीज़ से इस किसान की समस्या का निदान होगा उस पर मत बात कीजिए। और बाकी तमाम बातें हो रही हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक, अच्छी बात है, सॉइल का गुणवत्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए वो, लेकिन उससे किसान का निवारण नहीं, वो उतना नहीं हो पाया। पैसा अपार खर्च हुआ। अनेकों योजनाएं ये लोग किसान के ऊपर ऐसे ही बना देते हैं, जो कि माने एक तरह से दे आर पैरासाइट ऑन फार्मर्स। वो किसानों से ही वो माने खाली उनके दीनहीन के कंडीशन के नाम पे अमाउंट्स बनता है। आपका कहना है ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। आप देखिए, एक उदाहरण दे रहे हैं, पंजाब कहते हैं कि खेतीबाड़ी में सबसे समृद्ध राज्य, ठीक, बिहार में टोटल उत्पादन का 12% से भी कम खरीदारी है सरकार के तरफ से, और वो धान में, गेहूं में तो 4-5%, पंजाब में 70% से एवं खरीदारी होती है। तो समृद्धि है, माने न्यूनतम मूल्य भी अगर मिल जाता है और सरकार खरीद लेती है तो हमको क्या है कि हमारा जीवन चलेगा अच्छे से, ठीक से। लेकिन ये तमाम बातें क्यों नहीं होती? क्योंकि इस फार्मर्स के नाम पे स्कीम बनाइए और फिर वो स्कीम क्या होता है भगवान ही जाने। विगत दिनों जो दिल्ली में 1 साल तक किसान रहे हैं मोर्चे पर मौजूद,
तो उनकी मांग जो समाप्त हुई है 1 साल के बाद, उसमें एमएसपी की गारंटी मूल मामला था। तो ये 2 साल में आप कहाँ तक चले हैं एमएसपी को लेकर के? कहीं नहीं, जहाँ थे वहीं हैं। और जो रिव्यू कमेटी बनी, माने जिन लोगों ने कानून बनाया, किसानों ने उसको नकार दिया, अब वही लोग उसका रिव्यू कर रहे हैं, उसमें कोई किसान नहीं है। तो बताइए, आप आंदोलन कब होता है? जब सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस भी आप जनरेट नहीं कर रहे हैं किसानों में कि हाँ भैया, हम चलिए आपकी बात माने, हम पॉलिसी में बना रहे हैं, उसमें आपके भी लोग हैं। हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्या पॉलिसी बनना है, कब बनना है, क्या होगा। अच्छा, किसान के जब सवाल उठता है, कई सवाल यह भी उठता है कि किसान कहते किसको हैं? देखिए, सरकार के पास सरकारी किसान है, लेकिन किसान तो किसान है। और यही दुख भी है कि नेताओं को बड़ा अच्छे से पता है कि 70% किसान बन के वोट नहीं करता है। कोई ब्राह्मण, कोई यदुवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई रघुवंशी। और इसी बात का जिस दिन किसान इकट्ठा होके, जैसे पंजाब हरियाणा लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग, अरे भाई वो एक साथ इकट्ठे होके एक जगह आ गए। जब लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग नहीं थे, अरे बिहार के किसान की माली हालत ये है कि वो अपने गांव से निकल के पटना अगर 2 दिन आके रहना पड़े तो मुश्किल है, इतना पैसा नहीं है। तो दिल्ली जाके बेचारा कहाँ प्रदर्शन करेगा, एक बात। और दूसरी कि पंजाब हरियाणा में 1 करोड़ से ज़्यादा बिहारी मजदूर काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? वो 90% किसानों के पास ही। तो जब उसका किसान हड़ताल पे था तो वो भी एक तरह से हड़ताल पे था, वो परिवार भी। मेरा कहना है, जैसे विभिन्न समय में पिछले दिनों सरकार की तरफ से यह भी कहा गया, कई मंत्रियों ने और अन्य विधायकों ने, कुछ लोगों ने कहा किसान चोर गुंडे हैं, किसान को मारो, किसान आतंकवादी है, किसान देशद्रोही है, इस तरह के आरोप किसानों पर लगाए गए हैं। तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे है कि किसान कहते किसको हैं यार? कितना भूमि हो एक व्यक्ति के पास कि वो किसान माना जा सकता है? कि हम आपको इसी तरह की एक बात का प्रश्न ही है कि लोग बोलते हैं हम 4 साल से कई जगहों पे सरकार के लिख के दिए हैं कि हम किसान हैं, और आप हमको ज़मींदार की श्रेणी में रखते हैं। तो हम इनकम टैक्स देना चाहते हैं, बताइए कि मेरी आमदनी क्या है। आज भी पूरे देश को आई वॉश है, किसान, एग्रीकल्चर, हम न्यायबंदी हैं। हमको अनुसूची 9 में, माने जहां हम न्याय मांगने कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर को आप लाइवलीहुड बनाए हुए हैं, इंटरप्राइज है ही नहीं। तो दोनों चीज़ में आप हमारा हाथ बांधे हुए हैं और दुनिया को बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जितना डिक्लेयर्ड अमाउंट है, आप देखिए किसान से सिर्फ कैश मेमो पे ही खरीदारी हो जाए तो सरकार को जीएसटी मिल जाएगा और किसान को एमएसपी मिल जाएगा। तो मोदी जी सारी बात कहेंगे, करेंगे नहीं, करते हुए हम तो नहीं देखे। आप बताइए ना कि किसान से कभी एक बैठक किए हो प्रधानमंत्री 9 साल से हैं? एक बैठक किए हो, एक बैठक विशेष रूप से सिर्फ किसान के साथ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि 22 तक आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आमदनी दुगनी हुई या ना हुई ये तो पैरामीटर है। गुजरात में तो भाई 3 दशक से सरकार है और 10 साल से डबल इंजन की है। तो वहाँ कितना हो गया? वहाँ का किसान का आमदनी निगेटिव क्यों हो गया? तो ये आपको आश्चर्य होगा। हम सरकार से एक डाटा चाहे कि अब तक सरकार किसानों को 1 साल में कितना पैसा दी है, ये डाटा ही नहीं है। सरकार 10% से ज़्यादा खरीदारी नहीं करती है, ठीक है, और उसके बाद 90% भगवान भरोसे है। किसानों की मूल समस्या में एक ये भी आता है सिंचाई की समस्या। तो सिंचाई की समस्या को दूर करने के सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है? बिजली का सवाल भी, कई राज्यों में सिंचाई के लिए बेहतर काम हुआ है, इसमें ये नहीं है, बिजली भी मिल रही है, लेकिन 2.5 रुपये की बिजली 8 रुपये में मिल रही है। सरकार का ही अपना दस्तावेज बता रहा है भाई आप चीज़ों को महंगा खरीद रहे हैं। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि 2.5 रुपये आप किसान अगर बिजली उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग भी गए प्रोजेक्ट जमा किए हैं तो पता चल रहा है कि सरकार इतने से ज़्यादा नहीं देगी, लेकिन सरकार 8 रुपये में क्यों खरीद रही है भाई? उपभोक्ता को समस्या क्या है ना कि किसान को नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों को ये है कि अरे किसान किसान है क्या है, ऐसे है सब्सिडी। कुछ सब्सिडी नहीं है हम लोगों को।
हमारे नाम पे सब्सिडी है, जो सब्सिडी किसी और को मिलता है, हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है उसका। हमको दाम न्यूनतम मूल्य दे दीजिए ना, सारा सब्सिडी हटा दीजिए, हम लोगों को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। सब्सिडी मिलता ही नहीं है भाई। अभी तो खाद पर आप सब्सिडी था, वो बताइए, खत्म हो गया। उससे भी अभी पूरे देश में ओलावृष्टि हुई, फसलों का भारी नुकसान हुआ है। सरकारी दस्तावेज कहता है जब नुकसान 33% हो जाएगा तब आपको मुआवजे के लिए एलिजिबल होइएगा। भाई जिस किसान के पास छोटा ज़मीन है ये तो तय है, अब वो 33% उसके लिए तो 100% से ज़्यादा है। अब उस परिस्थिति में उस किसान को कभी मिलता नहीं है। खाली अनाउंस, भैया अनाउंस करना एक बात है, देना कहाँ है। सारे देश में फसल खराब हुआ है। अभी 5 kg अनाज पर जो दिया जा रहा है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात आप पूछ दिए भैया। एक बात बताइए, 5 kg अनाज कितने का हो गया? 600 रुपये का लगभग। 600 रुपये का अनाज, आप ही का डाटा मान लिए कि 600 रुपया 80 करोड़ आदमी को, जो कि 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो मान लिया लेकिन इस देश में 125 करोड़ लीटर, 125 लाख करोड़ लीटर बिकता है पेट्रोल और 75 करोड़ लीटर डीजल बिकता है। अब बताइए कि आप 35 का सामान 100 में बेच रहे हैं, सरकार कितना ले रही है पर डे? 300 करोड़ लीटर डीजल पे कितना ले रही है? और आँख भैया ये क्या कर रहे हैं आप? आपको धान गेहूँ उपजाना पड़ा है, आप तो किसान से जैसे तैसे लेके बांट दे रहे हैं। अब बांट भी कितना रहे हैं? दिखावे के लिए कहते हैं किसान से टैक्स नहीं। अभी मार्च अप्रैल का जो टोटल डीजल और फ्यूल कंजम्पशन, उसका 90% किसान खरीदारी किया है। तो भैया हमसे 4 गुना टैक्स ले रहे हैं, हमको एमएसपी का भी 40% कम ही मिल रहा है। और दूसरा, फल सब्जी दूध अनाज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो है वो 60% रिवेन्यू लाता है। माने किसान 100 रुपया जो कमाता है उसमें फल सब्जी दूध का 60 रुपया रहता है। तो वो तो भैया आप जान रहे हैं, आज तक स्टोरेज नहीं है, आज का दूध कल नहीं रख सकते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं कहीं ले जाके बेच लीजिए। भैया एक ट्रक उत्पादन को कहीं ले जाने और बेचने और बेच के आने में किसान, ये भी सिर्फ व्यापारियों के लिए हुआ। कहाँ? जिनके पास अपार पैसा है वो सस्ता खरीद के भी रख लेंगे, महीना भर बाद उसको अपने हिसाब से बेचना चालू करेंगे। यहाँ भी किसानों को सिर्फ आई वॉश, उनको किसानों के हित में ये फायदेमंद नहीं था ना, उपभोक्ता के हित में है। ऐसा नहीं है कि किसान से सस्ता लेके उपभोक्ता को सस्ता मिल रहा है। उपभोक्ता को तो जो हमारे यहाँ जानवर को, पशुओं को लोग जो चारा खिला देते हैं अनाज, वो सरकार यहाँ पटना में 60 रुपये किलो चावल बिक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको भी कुछ फ़ायदा हो जा रहा है। तो ये तो ओवरऑल खाली आई वॉच है। इसीलिए अब क्या है ना, आप देखिए न्यूज़ चैनल में भी एग्रीकल्चर पे कोई डिबेट नहीं है, न्यूज़ चैनल में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट पे कोई डिबेट नहीं है। माने जहाँ चीज़ें जो हैं रियल टाइम ज़रूरत है उस पर कोई बातचीत नहीं करेगा। अभी जो कई किसान का रिपोर्ट आ रहा था, उन्होंने फसल उपजाया, मसलन प्याज था या आलू था, और जब उपजाने के बाद वो मार्केट में बेचने गए तो उनको मात्र 1 या 2 रुपया बचा। प्याज में भी ये हुआ। प्याज में बोड़े का कीमत के बराबर प्याज का कीमत नहीं आ रहा था। 40 किलो का जो प्याज का बोड़ा है उसका जो दाम था वो 40 किलो प्याज से कम था ना। महाराष्ट्र में जब प्याज हार्वेस्टिंग, आलू के समय भी वही हुआ। 4 रुपये किसान को आलू का दाम नहीं मिला, और जिस समय 4 रुपये किलो किसान को था तभी पटना में 20 रुपये किलो आलू था। इसलिए कि स्टोरेज है ही नहीं फार्मर के पास, और जो स्टोरेज रखा हुआ है उसको खेती से मतलब नहीं, उसको मुनाफे से मतलब है। और यही वजह थी कि किसान कभी भी खुश नहीं हुआ कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रिलैक्स किए। वो तो आप अपना व्यापारियों को मदद किए, लेकिन व्यापारी किसान को दाम दे देगा, ये नहीं हो सकता। ये तभी होता जब सरकार खरीदारी करती है। जब उसको मालूम है कि सरकार खरीदारी ही नहीं करेगी, और कि सरकार और सरकार का जो मीडिया है उसका काम है कि खेती पर भी कोई डिबेट मत करो, एम्प्लॉयमेंट पे कोई डिबेट मत करो, महंगाई पे कोई डिबेट मत करो, जो कंसर्न इशू है उस पर डिबेट ही मत करो, उस पर बात ही नहीं करो। अच्छा, ये समस्या कि मान लिया जाए जहाँ उपजा है फसल,
जहाँ फसल उपजा है तो वहाँ पर उस वक्त फसल का दाम बहुत कम रहता है और कुछ दिन के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद उसी फसल का कीमत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस समस्याओं को दूर करने का क्या उपाय सुझाव देंगे आप? कि आप स्टोरेज दीजिए। हर जगह पे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पैक्स है पंचायत में। अगर अलग अलग हर इलाका अलग अलग है, कहीं दाल का इलाका है, कहीं धान का इलाका है, कहीं सब्जी का है, तो अलग अलग भंडारण बनाने का प्रयास होना चाहिए, तभी जाके किसान को 2 पैसा प्राप्त होगा। बाकी कोई कुछ बोलता है तो आँख सिर्फ और सिर्फ आईवॉश है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। विभिन्न समय में आंदोलन हुए हैं, अभी फिर किसान बोल रहे हैं कि एमएसपी के सवाल पर या अन्य सवालों पर या बिजली के सवाल पर मूवमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या निकट भविष्य में आंदोलन करना होगा? देखिए, अभी 21 तारीख को मध्य प्रदेश में कंसोर्टियम की बैठक है। अब उसमें सब लोग अपने अपने राज्यों के बारे में और अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात हो के एक बार आंदोलन से पहले सरकार को चेतावनी मिल जाएगी कि भाई हम लोगों को लागू कीजिए, नहीं तो फिर अंतिम उपाय तो आंदोलन ही है, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है ना बात कर रही है। अच्छा, एक समय में गुजरात में बहुत अच्छा किसान का स्थिति था और अभी वहाँ पर अफीम, हेरोइन या नशीली पदार्थों का बहुत बड़ा व्यापार होने लगा है। दोनों कोई संबंध है क्या, दिख रहा है? देखिए, अब चूँकि हम लोग गुजरात जाते रहते हैं, लेकिन इतना डेप्थ में इस बारे में जानकारी नहीं है। क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये बात की बात है। लेकिन हम इस बात को नहीं मान सकते। मेरे कई मित्र हैं प्रशासनिक सेवा में भी और जुड़ी भी, एक देश में 3000 किलो माने 3 टन 5 टन हेरोइन या नशीली पदार्थ आए और इंटेलिजेंस को पता नहीं हो, तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। आप इससे कोई भी सरकार आंख फेर ले तो ये हम नहीं मान सकते हैं। अरे भैया, आप हमको ये बात ही नहीं समझ में आया कि पुलवामा में भी अटैक हुआ था। ठीक है, आप बोलते हैं इतना बड़ा सीआरपी कॉन्वॉय, सरकारी दस्तावेजों में जो मेंशन है कि बिना ये नहीं जा सकता है उन रास्तों से, तो जाने का है दिया। और 200 किलो आरडीएक्स, ये भैया 1-2 किलो आरडीएक्स चोरी हो जाए तो हंगामा होता है, 200 किलो आरडीएक्स बिना सरकार के, माने ये तमाम बातें। इसीलिए तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया का व्यूअरशिप घट गया और लोकल न्यूज़ चैनल्स का बढ़ रहा है, क्योंकि सच्चाई दिखा रहा है। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से भारत में किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं और किसान भारत के अलावा पूरी दुनिया में हैं, तो क्या ऐसा कोई योजना है आप लोग के पास में कि पूरे दुनिया भर के किसान एक मंच पर आए और सवाल को उस स्तर पर उठाया जाए? एक बार मेरा ही एक सुझाव राष्ट्रीय स्तर पे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया कि जैसे किसी के पास पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? तो या तो ज़मीन में या किसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से देखता है कि पावर सेक्टर है कि मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कहीं ना उसको एक आधार मिलता है जहाँ से वो पता लगाता है कि इसमें डालना चाहिए कि इसमें डालना चाहिए। कृषि जगत में कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड आधार नहीं है कि एक किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन हो और वो अपने क्या क्या फसल लगाए कि उसको फ़ायदा हो, जिससे कि वो जनरलाइज कर सके। तो एक बार हम लोगों ने सुझाव दिया था कि भाई नेशनल एग्रीकल्चरल इंडेक्स बनाइए कि इस देश में आबादी इतनी है, आबादी के हिसाब से धान, गेहूं, चावल, मक्का, माने हर चीज़ का रिक्वायरमेंट इतना है, हमारे पास स्टॉक इतना है। तो किसान भी आपस में अपना देख के समझ कर सकता है कि अच्छा इस बार हम 2% 20% धान कम लगाएंगे, 10% गेहूं बढ़ाएंगे, 20% मक्का बढ़ाएंगे, किस अपने भी फसल चक्र का वो प्लानिंग कर सकता है पहले से। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। और देखिए, हम बड़ा स्पष्टता से बोल रहे हैं, यंग भी हैं। और पिछले दिनों जो मूवमेंट चला था 1 साल तक, तो बाद में एक जानकारी मिली या अफवाह फैलाया गया कि किसान संगठनों में फूट पड़ गई है, अब दोबारा ऐसी मूवमेंट नहीं हो सकता। इस पर क्या? देखिए, कहीं कोई किसान मूवमेंट में फूट नहीं पड़ा, सब किसान इकट्ठे हैं, सब एक जगह हैं। अब चूँकि उन्हीं का, माने सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं।
कोई मूवमेंट कमज़ोर नहीं पड़ा। इनफैक्ट सच्चाई क्या है कि जो आरएसएस का किसान विंग है वो भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि किसान को ये सही है। और हम लोगों का नया नारा है कि पे द फार्मर्स टुडे और पे द डॉक्टर्स टुमारो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है अच्छा दवा और केमिकल डालने का। तो जो किसान डाल रहा है वो जहरी खा रहे हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लड़ाई आगे बढ़ने की संभावना है। लड़ाई देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश काहे चाहेगा कि उसका लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई पे उतरे। पहला, आप ऐसा अवसर क्यों कर रहे हैं कि लाखों किसान को आके आपके सामने अपने लिए मांगना पड़ रहा है? क्या न्यूनतम मूल्य? भाई 56 इंच का सीना है आपका, किसान के समय 0। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत सी जानकारी मिली। हम बात कर रहे थे हर्षवर्धन भारद्वाज से और इन्होंने कई चीज़ों पर अच्छी कंक्लूजन दिया और बताया कि किसानों की मूल समस्या एमएसपी और अन्य समस्याएं हैं जिसको कि दूर करना अनिवार्य है। इसके लिए लड़ाई भी ज़रूरत पड़ेगी, लड़ाई भी लड़ेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।